श्वेता पुरोहित जी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक डेली पर। धन्यवाद श्वेता संदीप जी, जी। मैंने लंबी भूमिका से बोर तो नहीं कर दिया? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा बताया आपने। और पिछली बार जब आपने पुनर्जन्म का ये रहस्य खोलना शुरू किया, तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे उस दिन भी और आज भी कि श्वेता जी भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताएँ। तो अब आप यहाँ से कमांड पोज़ीशन में हैं, अब आप बताइए और हम लोग श्रोता के रूप में सुनते हैं। जी, धन्यवाद संदीप जी और आईएसडी के सभी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आपकी पिछली बार फरमाइश थी, डिमांड थी कि हम मोदी जी के पुनर्जन्म को देखें, तो इस विषय में मैंने थोड़ी रिसर्च की है और आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एज़ ऑलवेज़ अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, तो आप इस वाले एपिसोड को आप स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पर बहुत लोगों को ये बिल्कुल। विषय बहुत अम्यूज़ करता है। मुझे भी बहुत उत्सुकता रही है बचपन से इस विषय में और मैंने बोर्न अगेन तो अभी पढ़ी है, बट इसके पहले मैंने ब्रायन वीस की काफ़ी पुस्तकें थी, मेनी लाइव्स, मेनी मास्टर्स, वो भी इसी तरह से पास्ट लाइफ, वो साइकियाट्रिस्ट थे, फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि ये कैसे अपने रिसर्च पे पहुँचे। तो इनका जो तरीका है वो ब्रायन वीस के जैसा ही है, क्योंकि मैंने ब्रायन वीस को ज़्यादा पढ़ा है, तो मैं वो उसके बारे में बता सकती हूँ और मैं स्वयं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की लाभार्थी रही हूँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये लोगों को एक स्टेट ऑफ उसमें लेके जाते हैं, पास्ट में लेकर जाते हैं, ये हिप्नोटाइज करते हैं और दिमाग, मस्तिष्क की धमनियों को आराम कराते हैं और फिर धीरे धीरे गाइड करके सोल के, ये आत्मा की जो शक्ति है उसको यहाँ से ऊपर लेकर के जाते हैं और फिर जैसे जैसे इनके पास में पेशेंट्स आते हैं, किसी को बहुत फोबिया है, किसी चीज से डर लगता है या कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, कई लोगों की ओसीडी होती है या कोई किसी चीज़ से बहुत डरता है, कोई साधारण सी चीज़ से डरता है, तो उन चीज़ों के जो रीज़न है उसको, क्योंकि ऐसे उन्होंने जब देखा तो कोई रीज़न समझ नहीं आया कि ये बीमार क्यों पड़ रहे हैं बार-बार। फिर उन्होंने उस चीज़ को के बारे में पिछले जन्म में उसकी रूट को ढूँढना शुरू किया। तो तब जाकर के वहाँ पे जाके देखा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आग देखने से बहुत डर लगता है, तो पता चला वो उस पेशेंट को लेके गए पास्ट लाइफ में, तो पता चला कि वो उस पर्टिकुलर जन की एक घर में आग में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो फंस गया था, तो उसको इसलिए वो जो मस्तिष्क में जो डर है वो बैठा रह गया है। तो उसी जीवन में फिर वो क्या करते हैं, उस जो डर है उसको निकालते हैं, गाइड करते हैं आत्मा को कि ये जो है तुम्हारा, यहाँ पे ये जो शरीर है यहीं पे तुम्हारा समाप्त हो गया, इसके आगे तुम्हारी नई बिगिनिंग है, इस डर को यहीं छोड़ दो। ऐसे करके फिर वो वापस से इस जन्म में, वो जो शक्ति है उसको, प्राण शक्ति है उसको इस जन्म में लेकर के आते हैं और फिर वो डर धीरे धीरे चला जाता है। तो इस तरह से काफी सारे, ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से काफी सारे पेशेंट्स को उन्होंने हील किया है और इस दौरान उनको कई स्पिरिट गाइड्स भी मिलने आए, इन द सेंस कि जब पेशेंट उसमें रहता है, हिप्नोटिक स्टेट में रहता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऐसी हो जाती हैं कि वो परा शक्ति के, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पहुंच जाती है कि वो जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे बात कर पाता है, तो वो जो होते हैं वो उनके थ्रू बताते हैं फिर। तो ये जो आतुन रे हैं, जिनका नाम वोल्टर सेमक्यू जी बोल रहे हैं, वो इसी तरह से पेशेंट्स के थ्रू आते हैं और वो बताते हैं। तो जैसे प्रश्न होते हैं लोगों के, और ये जो होते हैं, ये आत्माएं, ये काफी अच्छे से बताती हैं, ये अच्छी आत्माएं होती हैं और ये प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं स्लाइड में, फिर मैं आगे बताती हूँ। आई होप मैं समझा पाई हूँ। आप समझा पाई हैं श्वेता जी और बहुत अच्छा समझा जी, पाई हैं, क्योंकि उस पिछले शरीर के चीज़ों को कंटिन्यू रखना अगर आ गया है तो उसको कैसे हील करते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से बताया है इसमें। और अब हम चाहेंगे कि सैम्विक का ये जो रिसर्च अभी मैं है अपना पर्सनल वो एक्सपीरियंस रिसर्च। भी बताऊंगी। हाँ जी। हाँ, जी, मैं जी, जी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कभी कोई चाहेगा तो मैं बताऊंगी।
हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस आपने मुझे बता रखा है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। श्वेता जी वो ही गई हैं और वहाँ पर मनोचिकित्सक उनको ले गया है पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में वो क्या थीं उनको बताया गया। तो ये एक ज्योतिष के नाते और खोजी प्रवृत्ति के नाते इन्होंने अपना रिसर्च रखा है, जारी रखा है, और इसीलिए उनकी ये उत्सुकता है। तो अब हम चलते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व जन्म में, और वो किनके पुनर्जन्म हैं, और ये सैम्विक के रिसर्च से श्वेता जी बताएंगे। जी, ये दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी, जी, दिख रहा है। जी, तो अब हम चलते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका पुनर्जन्म, वो पूर्व जन्म में क्या थे, ठीक है? तो अब हम देख रहे हैं, अब मैंने मिस्ट्री तो पहले ही क्लियर कर दिया है, सैयद अहमद खान थे वो। तो अब हम चलते हैं, हाँ, अप्रैल 2014 में जब मोदी पीएम बनने वाले थे, उस समय के आसपास मोदी जी को विश्व पटल में तो कोई नहीं जानता था, पर ये जो पुस्तक है बॉर्न अगेन, ये पुस्तक 2011 में छप गई थी, और ये जो रिसर्च हुई है मोदी जी के बारे में, उनके पिछले जन्म के बारे में, ये अप्रैल 2014 में हुई है, पुस्तक छपने के बाद। तो लेखक ने बताया है कि वो पुस्तक छपने के बाद में भी काफी रिसर्चेस करते रहते हैं, तो बाकी जो रिसर्च है अंटिल उनकी नेक्स्ट पुस्तक आती है, वो ये जैसा आपने बताया संदीप जी, reincarnationresearch.com, ये उनका वेबसाइट है, वहां पे जाकर के यदि कोई सर्च करे तो उनको ये मिल जाएगा मोदी जी के बारे में। अब और ये जो पुस्तक है, ये प्रभात प्रकाशन ने अब हिंदी के अनुवाद में भी छापी है। तो संदीप जी, यदि आप उत्सुक हैं और आप कपोत पे उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आप कपोत पे उपलब्ध करा दिया है श्वेता जी, और इसका ये अच्छा, पुस्तक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो ये अब हिंदी पाठकों को भी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये परिचय आपने बता दिया, ये है डॉक्टर वॉल्टर सेमक्यू, जिन्होंने ये पर्टिकुलर रिसर्च की है। वॉल्टर सेमक्यू जी वेबसाइट में लिखते हैं कि 2014 में reincarnationresearch.com के एक भारतीय पाठक ने मुझसे पूछा कि भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जीवन में कौन रहे होंगे। तो केविन रायसन के साथ एक सत्र में मैंने अतुल रे ये उनके स्पिरिट गाइड है, जो आत्मा है, अतुल रे से यह प्रश्न पूछा। स्पिरिट गाइड मतलब ये अतुल रे, स्पिरिट गाइड ने केविन को प्रसारित किया। केविन ये इनके पेशेंट हैं, जिनके द्वारा अतुल रे ने बोला, केविन को प्रसारित की, जिसने पिछले जीवन का एक सटीक मिलान करने की क्षमता प्रदर्शित की। अतुल रे ने मुझे बताया, मतलब ऐसा होता है कई बार कि एकदम से स्पिरिट गाइड्स को समझ नहीं आता कि ये कौन रहे होंगे, फिर कुछ समय लगता है, फिर वो बताते हैं। स्पिरिट गाइड हम ये कह सकते हैं आम भाषा में, लेमैन की भाषा में, कि आत्मा, भूत, ऐसा कह सकते हैं। भूत नहीं, आत्मा होती है, अच्छी आत्माएं होती हैं, वो आती है, भूत तो अलग हो जाता है। तो पिछले जीवन का सटीक मिलान करने की क्षमता उस समय उसमें थी, मतलब वो जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अतुल रे ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी एक प्रमुख मुस्लिम भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य बनाने का प्रस्ताव रखने वाले पहले लोगों में से वो एक थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। कुछ शोध के बाद अतुल रे ने पुष्टि की कि नरेंद्र मोदी सैयद अहमद खान का पुनर्जन्म है। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया है, ठीक है? आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे। अच्छा, ये जो जानकारी है ये पब्लिक डोमेन में है, हम पहली बार ऐसे ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में 2014 से रही है, 10 साल से है। ये देखिए आप सोचिए, आप बताइए संदीप जी, ये कौन हो सकते हैं दोनों में से? चेहरा ये सैयद अहमद खान, और जो मतलब आपने बताया था सैम्विक ने मुखाकृति, शरीर की संरचना आदि को भी लिया है, तो सर सैयद अहमद खान का ये चेहरा है जो आज के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से
काफ़ी हद तक मिलता है। जी, एग्ज़ैक्टली, इसलिए मैंने कैप्शन दिया है, बहुत मिलता-जुलता चेहरा है। तो ये तो सेनक्यू आगे बताते हैं, पिछले जीवन की प्रतिभा, तो उन्होंने अलग-अलग सेक्शंस के हेडिंग्स के अंदर फिर वो अपना एनालिसिस लिखते हैं। खान और मोदी दोनों को सफल और प्रभावशाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में जाना जा सकता है। ये एक समानता उन्होंने बताई। फिर कह रहे हैं धर्म परिवर्तन, तो कह रहे हैं सैयद अहमद खान मुस्लिम थे जबकि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के हैं। यह ज्ञान की आत्माएं एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में धर्म, जातीय सदगति और राष्ट्रीयता बदल सकती हैं, एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि अधिकांश संघर्ष पहचान के इन सांस्कृतिक मार्करों में अंतर पर आधारित होते हैं। पुनर्जन्म के मामलों में शारीरिक समानता सैयद तो धर्म परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया कि दोनों के धर्म अलग हैं, दोनों जीवन में उनके ये धर्म चेंज हो गए। पुनर्जन्म के मामलों में शारीरिक समानता, तो अब ये वही है जो आप बता रहे संदीप जी। सैयद अहमद खान और नरेंद्र मोदी के चेहरे की विशेषताओं में समानता है, जिसमें चेहरे एक जैसे दिखते हैं, और फिर वो दाढ़ी के बारे में बता रहे हैं कि इनकी दाढ़ी भी एक जैसी दिखती है। जो कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से शोध किए गए पुनर्जन्म के मामलों में पता चलता है कि चेहरे में दाढ़ी, समान बाल एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल तक बनाए रखे जा सकते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। तो इतना तो वेबसाइट में उन्होंने बताया, ठीक है, यहाँ तक हमको रिसर्च में मिला। अब इसके आगे हम और क्या जानते हैं इन दोनों व्यक्तित्वों के बारे में, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा था जो पब्लिक डोमेन में अभी तक के अवेलेबल है। अब हम अपना, और ये भी अवेलेबल है, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 को हुई थी। उनकी मृत्यु के 52 साल बाद मोदी का जन्म हुआ, 52 साल बाद। खान एक मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में, अच्छा, तो मोदी का जन्म हुआ है 1950 में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1898 में हुई। तो मतलब 52 इयर्स का गैप है बिटवीन सैयद अहमद खान की मृत्यु और मोदी का जन्म। खान एक मुस्लिम नेता थे, जैसे हम जानते हैं, जिन्होंने भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए मजहबी व दुनियावी शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अच्छा, ये इनका एक बहुत कोट है, बहुत पॉपुलर कोट माना जाता है। ये सब मुझे पब्लिक डोमेन से मिली है जानकारी। India is a beautiful bride and Hindus and Muslims are her two eyes. If one of them is lost, this beautiful bride will become ugly. तो मोदी जी भी ऐसे कुछ बोलते हैं ना संदीप जी, हिंदू और मुस्लिम एक समान है टाइप्स, कुछ उनका भी है, वो भी समान ही मानते हैं। अच्छा, अब एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे, 1860 में 1860 के दशक के अंतिम वर्षों का घटनाक्रम, उनकी गतिविधियों का रुख, ये सैयद अहमद खान के बारे में, सैयद अहमद खान की गतिविधियों का रुख बदलने वाला सिद्ध हुआ। अच्छा, इसके पहले मैं एक ये बताना चाहूंगी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इन दोनों के जीवन में एक ये भी समानता रही है कि इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। सैयद अहमद खान के साथ में ये हुआ था कि ये तीन भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, और इनके पिता काफी रसूखदार, क्योंकि मुस्लिम है, रसूखदार उसमें पद पे थे, और बहुत ऐश और आराम से इनका बचपन चल रहा था। पर फिर पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इन्हें नौकरी करनी पड़ी। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1800s में, तो इन्होंने क्लर्क की नौकरी से अपना करियर शुरू किया था, ठीक है, यहाँ तक के। फिर उसके आगे उनके तबादले होते गए और उनको प्रमोशन मिलता गया, तो दैट्स हाउ उनका करियर चला। तो उन्होंने 1867 में हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के केंद्र गंगा तट पर स्थित बनारस, वर्तमान में वाराणसी में, स्थानांतरित कर दिया गया उन्हें। लगभग इसी दौरान, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका ट्रांसफर वाराणसी में कर दिया।
लगभग इसी दौरान मुसलमानों द्वारा पोषित भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी को लाने का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के प्रकाशनों में उर्दू के स्थान पर हिंदी लाने के प्रयासों से सैयद को विश्वास हो गया कि हिंदू और मुसलमानों के रास्तों को अलग होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप उन्होंने कहें तो मैं एक कोट कर दूं सैयद के बारे में, अगर आप कहें तो मुझे कोट जी जी बिल्कुल। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, उनके बारे में भारत विभाजन की अंतर कथा में प्रियंवद हैं, बड़े लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा है मैं बता दूं। 1857 के बाद मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के नुकसान और हिंदुओं की सत्ता के भय को सर सैयद अहमद ने बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से काटने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मुसलमानों का अलग दिशा तय करना और सैयद अहमद का उनको अंग्रेजों की गोद में बैठा देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे दुखद पक्ष है। तो सर सैयद अहमद खान एक तो कट्टर मुस्लिम थे जिन्होंने भारत विभाजन की नींव रखी, भारत विभाजन की नींव। सर सैयद अहमद खान, इकबाल और चौधरी, ये उसके बाद जिन्ना तो थे ही। तो सर सैयद अहमद खान ने नींव रखी। तो प्रथम काम तो ये किया उन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने। दूसरा, सर सैयद अहमद खान ने ये किया कि मुसलमानों को अंग्रेजों की गोद में बैठा दिया, क्योंकि वो खुद भी अंग्रेजों के एजेंट थे सर सैयद अहमद खान। तो मुस्लिमों को भी उन्होंने अंग्रेजों की गोद में बैठा दिया। फिर 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, क्योंकि वो अंग्रेजों के पेरोल पे थे। तो भारत को कैसे बांटे, इसका जो पहला फिलॉसफी अंग्रेजों को दिमाग दिया और सर सैयद अहमद खान ने दिया। और उन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक को एओ ह्यूम ने पढ़ा। 450 वो किताबें छपी और उस पुस्तक को अंग्रेजों को भेजा गया था और उसको काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, उस पुस्तक का नाम है काउज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। और उस पुस्तक के आधार पर ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस पार्टी जो है। तो भारत के विभाजन का जो असली सूत्रधार था वो सर सैयद अहमद खान थे। अब श्वेता जी आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली और आगे मैं ज्योतिष के उससे बताऊंगी कि क्या कैसे हमने इनकी कुंडली में वो भी पाया है। अच्छा, तो मैंने ये यहाँ पे इसलिए डाला है कि हाँ, तो जब ये वाराणसी गए तो इन्हें क्योंकि वहां पे एक आंदोलन चल रहा था, उर्दू को हिंदी से रिप्लेस करना चाहिए। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लग गया कि हिंदी महत्व पा रही है और मुसलमानों का हिंदुओं के साथ में रहना, एक देश में रहना ठीक नहीं है। तो यहाँ इनकी वो विचारधारा बनती जा रही थी। इसलिए इन्होंने इंग्लैंड की अपनी यात्रा में 1869-1870 इंग्लैंड में ही रहे उस दौरान, मुस्लिम कैम्ब्रिज जैसी महान शिक्षा संस्थाओं की योजना तैयार की। उन्होंने भारत लौटने पर उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई और मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए प्रभावशाली पत्रिका तहदीब अल अखलाक, सामाजिक सुधार का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो देखिए मीडिया, एक और चीज यहाँ पे हमें पता चल रही है कि दोनों ही सैयद अहमद खान और नरेंद्र मोदी, ये दोनों, इनको मीडिया का, कम्युनिकेशन का कितना जागरूकता रही है कि ये उसको यूज करें और अपने जो मैसेज है दूर दूर तक पहुंचाए। इन्होंने उस समय जो भी मीडिया का माध्यम था, इन्होंने वो शुरू किया, पत्रिका शुरू की। देखिए मीडिया का भी बताया आपने, एक वाराणसी भी बताया। सर सैयद अहमद खान के लिए भी वाराणसी उनके सत्ता का या उनके विभाजनकारी विचारों का केंद्र बना और नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने में वाराणसी की बड़ी भूमिका रही, प्राइम मिनिस्टर बनाया उनको। सर सैयद अहमद खान ने, जी हाँ, वाराणसी से रहते हैं। और सर सैयद अहमद खान ने, जो अभी श्वेता जी ने बताया, उर्दू का प्रथम, जब उर्दू मतलब उत्तर प्रदेश की अदालतों में उर्दू में सब काम होते थे, हिंदी को भी, देवनागरी को भी जब भाषा के रूप में अडॉप्ट किया अंग्रेजों ने, तो सर सैयद अहमद खान, इन लोगों ने भारत विभाजन के नारे फूंक दिए। वर्तमान में भी देखिएगा कि भाषा की जो बातें नहीं होती थी वो होने लगी। तमिल सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत कम पुरानी भाषा है, ये सभी प्राइम मिनिस्टर अपना करने लगे हैं। और उर्दू के विकास के लिए भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा फंड नरेंद्र मोदी सरकार के समय ही
जारी किया गया है उर्दू के विकास के लिए। तो भाषाई विभाजन भी आपको वो कंटिन्यूटी दिखेगी। हाँ, श्वेता जी। जी, जी। तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे हम ये सब क्यों कवर कर रहे हैं, तो हम बाद में जो देखेंगे ज्योतिष में उसका बैकग्राउंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रस्तावना प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम जब बाद में एनालिसिस करें तो हम इन चीज़ों को समझ सकें।